वैशेषिक दर्शन के अष्टम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 2-3 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई भी हम में से जो भी बात पूछ सकते हैं, आप पूछना चाहें हस्तोत्थापन द्वारा। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी सप्तमोऽध्यायः प्रथमः आनिकम में 20वें सूत्र से शंका है गुरुजी। 20वां, ठीक है जी गुरुजी। नित्यम परिमंडलम। गुरुजी सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया? थोड़ी थोड़ी बात जो समझ में ठीक से नहीं है वो पूछ लेती हूँ कि इस सूत्र के शब्दार्थ से मतलब इससे यही समझ में आया कि अणु के सापेक्ष से जो गोलाकार है परमाणु वह नित्य है, और महत के सापेक्ष से आकाश वह नित्य है। ये ठीक है गुरुजी? एक मिनट। हाँ एक बार फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? जी जी गुरुजी। अणुत्व की दृष्टि से यानी कि अणुत्व की दृष्टि से जो परमाणु है गोलाकार है वह नित्य है, और महत की दृष्टि से यानी महत के सापेक्ष से जो हमारा आकाश है वह नित्य है। ऐसा गुरुजी? ठीक है। और यहाँ पर गुरुजी जैसे पहले पढ़ा था, पहले दूसरे अध्याय में, कि वो व्यवहार की दृष्टि से द्रव्यों को नित्य कहा था, और यहाँ पर हम अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ ये जो 4 गुण हैं इसके आधार पर हम यहाँ पर नित्य देख रहे हैं। ऐसा गुरुजी? यहाँ पर थोड़ा सा जी गुरुजी। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो अपेक्षा से अणु और महत्व की बात की गई थी वो लागू नहीं हो रही है। जी गुरुजी। ठीक है। जी फिर आपकी बात भी ठीक है जो आप कह रहे हैं। जी गुरुजी। जी स्पष्ट है गुरुजी। और ये जो तीसरी पंक्ति है ना गुरुजी, दीर्घे ह्रस्वे परिमाणे निमित्त कारिते, गुरुजी ये वाली पंक्ति एक बार स्पष्ट कर दीजिए गुरुजी। की दृष्टि से ह्रस्व दीर्घ को जी नहीं लिया जा रहा है ना। नित्यत्व जी गुरुजी। की दृष्टि से केवल अणु और महत्व परिमंडल है उनको ही लिया जा रहा है। ठीक है। जी गुरुजी। जी यानी सिर्फ अणु और महत्व को देखेंगे, इनको नहीं जी देखेंगे। जी जी ह्रस्व गुरुजी। दीर्घ को नहीं देखेंगे। जी और यहाँ पर उसी बात को समझा रहे हैं, क्यों नहीं देखेंगे। जी गुरुजी। क्यों कहते हैं ह्रस्व दीर्घ परिमाणे निमित्त कारित है। ह्रस्व और दीर्घ जो परिमाण है वो निमित्त कारित हैं, निमित्त के द्वारा करे गए हैं, वो स्वाभाविक नहीं है, जी बनाए गए हैं। और जो बनाए गए हैं वो गई होती है, वो थोड़ी नित्य होती है कोई चीज।
जी और फिर कहते गुरुजी। हैं द्रव्यांतरवर्तिनी भवता है, वो द्रव्य के अंतर्वर्ती होते हैं, मतलब किसी द्रव्य को इस ढंग से उसके परमाणुओं को व्यवस्थित कर दिया कि वो ह्रस्व लगने लगा या दीर्घ लगने लगा। जी तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर, द्रव्य पीडनम ही तयोर नियमितम। वो लंबा हो गया या छोटा हो गया लंबाई में, ये द्रव्य को पीटने से ही वो, जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहे को पीटते गए तो वो लंबा हो गया। जी तो ये द्रव्य पीडनम ही तयोर नियमितम, ह्रस्व दीर्घ का जो निमित्त है वो द्रव्य पीडन है। परंतु परिमंडलम परितः सर्वतः स्वतंत्रम, परिमंडल आकार जो है वो सब ओर से स्वतंत्र जी आकार है। जी गुरुजी। अप्रतिबद्धम, मतलब उसमें कोई, उसको बांधा नहीं गया है कि भाई इस तरह से रहना है तुम्हें, वो स्वाभाविक है। अप्रतिहतम, मतलब उस पे वो स्वाभाविक रूप से है, उसको ठोक पीट के नहीं बनाया गया कि ऐसे बन जाओ। अप्रतिहतम, सर्वतो गोलाकारम, सब ओर से वो गोलाकार है। तो पीडनम अंतरेण, और ये जो आकार गोलाकार जो है परिमंडलाकार, यह पीडनम अंतरेण, पीटने आदि निमित्त के बिना ही है ये। जी गुरुजी। जी नैसर्गिकम एवं, उसी को का स्वाभाविक ही है, जी नैसर्गिक है, एवं भवती होता है। जी गुरुजी, स्पष्ट है। ये है। जी गुरुजी, ये स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, ये समझ में नहीं आ रही थी। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं परमाणु की बात कर रहे हैं, तो जो जो परमाणु जो एटम साइंस में हमने पढ़ा वो तो बिल्कुल अलग है ना, ये परमाणु सबसे छोटी इकाई हुई ना, उस एटम से भी छोटी। ये परमाणु जो है ये स्थूलभूत का परमाणु है। जी गुरुजी। पृथ्वी स्थूलभूत का परमाणु हो गया, ऐसे ही जल स्थूलभूत का परमाणु हो गया, अग्नि स्थूलभूत का परमाणु हो गया। जी गुरुजी। तो जो आधुनिक विज्ञान है, साइंस है, जी उसका इससे कोई वैसे सीधा संबंध नहीं है, वो अलग प्रकार का है। जी गुरुजी। उसकी व्याख्या भिन्न प्रकार से, अलग प्रकार से की गई है। जी गुरुजी। और क्योंकि जो व्यवहारिक विज्ञान जो प्रयोग में आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की व्याख्या की गई है, इलेक्ट्रॉन्स किसी जी ने तो देखे नहीं है वैसे, लेकिन जी गुरुजी। एक व्याख्या है वो, एक तरीका है कहने का, और उसके कारण से वो आ, उस व्याख्यान में सब कुछ फिट कर देते हैं। वो उनका एक आधुनिक लोगों का, आधुनिक ढंग से उनका बनाया हुआ एक व्याख्यान है, व्याख्या करने का एक तरीका है। ठीक है। जी जी गुरुजी। और जो यहाँ पर तरीका है, वो अलग तरीका है। अब जैसे पार्थिव परमाणु हो गया, पार्थिव परमाणु एक ही है, और इसी एक पार्थिव परमाणु से सब कुछ बना हुआ है, यानी कि तांबा भी बना हुआ है, लोहा भी उसी से बना है, सोना भी उसी से बना है, हीरा भी उसी से बना है, मिट्टी भी उसी से बनी है। जी गुरुजी। ठीक है। जी तो गुरुजी, यानी गुणों की भिन्नता नहीं होगी उसमें। गुणों की भिन्नता का मतलब, जैसे अलग अलग गुण, अलग अलग स्थूल भूत के लिए अलग अलग परमाणु होंगे ही नहीं, तो उनके भी अलग अलग गुण भी नहीं होंगे, ऐसा।
नहीं, आप ये समझिए कि गुणों में अंतर किस कारण से आता है? संयोजन के कारण से आता है। जी गुरुजी। भाई पार्थिव परमाणु है, उसको भिन्न संयोजन में पिरो दिया तो वो लोहा बन गया, उसमें भिन्न गुण आ गए, भिन्न गुण दिखने लगे। जी 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 उसी गुरुजी। का भिन्न संयोजन कर दिया तो वो सोना बन गया, अब उसमें भिन्न गुण प्रकट होने लगे। जी जी तो गुरुजी, हाँ तो पढ़ा कोई बात है। अभिप्राय ये है कि जो परमाणु ये लोग कहते हैं, ये सोने का एक परमाणु अलग कहते हैं, जी गुरुजी, हाँ ठीक, सभी के अलग अलग, हाँ। सभी। और ये जो कहते हैं, ये सबसे अंत में कहते हैं कार्बन है सब। जी गुरुजी। सब चीज कार्बन ही बोलते हैं ना ये, कि जी कार्बन कई कोई डिफरेंट अलग 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 संयोजन हो गया है, जिसके कारण से धातुएं बन गई, ये बन गया, वो बन गया, यही तो कहते हैं। ये मेरे ख्याल से आधुनिक विज्ञान का इतना ही जी जो है। तो जी ये कह सकते हैं हम कि जिसको आज आधुनिक विज्ञान वाले कार्बन कहते हैं, वो है पार्थिव परमाणु। एक मोटा हम थोड़ा ये अंदाज लगा सकते हैं। जी जी या गुरुजी। कार्बन की संरचना में जो, अगर मतलब मेरे को उतना ज्यादा आधुनिक विज्ञान का अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट का मतलब थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा है, परंतु अभी क्योंकि बदलता रहता है ना ये भी, जी गुरुजी। इसमें भी नई उनके नई बातें रहते हैं। व्याख्याएं बदलती रहती हैं। जी तो अभी क्या चल रहा है ये पूरा ठीक ठीक मुझे नहीं जानकारी में है जी कि भाई ये सब कार्बन से ही बना हुआ है। ये तो कार्बन मतलब कार्बन एटम जो है, अब उसमें कार्बन भी जिसको कहते हैं मूल तत्व है, उन्होंने कुछ मूल तत्वों की सारणी बनाई 108 या कुछ इस प्रकार की, जी ठीक है। जी गुरुजी। तो अब उसमें जो मूल तत्व हैं जिनको कहा है ना, जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसमें ही कार्बन भी है, जी उसमें ही कॉपर भी है, सब कुछ है मतलब। हम्म तो अब उसमें इनका उसका क्या व्याख्यान है कि वो ये सब अलग अलग संयोजन है, तो जो मूल जिसको कहेंगे हम, जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, जी उसकी उससे इनकी व्याख्या चलती है ना। जी गुरुजी, हर थैंक यू। हाँ तो और वो सबके लिए एक जैसा जी है ना। तो जी इन्होंने जो पार्थिव परमाणु है उसको तीन, उसमें भी तीन चीजों को देख लिया है इन्होंने, समझ लिया कि भाई इसमें हम तीन चीजें मान रहे हैं, और उसके आधार पे वो व्याख्या कर रहे हैं सारी। जी तो ऐसे थोड़ी तुलना करके हम समझ सकते हैं उसको। ठीक है जी। जी गुरुजी। जी जी, स्पष्ट हुई है बात गुरुजी अभी इसको। मतलब ये कि पूरी पूरी तुलना तो ये नहीं की जा सकती है, हम्म जी क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञान है वो पार्थिव पार्थिव परमाणु एक मान रहे हैं, फिर उसी के भिन्न भिन्न संयोजन बन के विभिन्न चीजें, पार्थिव चीजें बन रही हैं। उससे ही जो है लकड़ी भी बन रही है, उसी से ही और पत्थर भी बन रहा है, उसी से लोहा भी बन रहा है ना। जी गुरुजी। और इनकी व्याख्या में इन्होंने जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये मान लिया, तो इसी से इनका जी सब कुछ बन रहा है। जी गुरुजी। तो जो पार्थिव परमाणु हुआ हमारा,
जी वो एक अलग हो गया। अब इनकी जो आधुनिक लोगों की व्याख्या है, ये तो वायु को भी उसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाला मानते हैं, है ना। जी 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 गुरु जी। और उसमें कोई भेद नहीं करते हैं, जबकि जी हमारे यहाँ भेद करते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार कि जी वायु का जो परमाणु है वो भिन्न है, हम्म, वो अलग है, वो जी पार्थिव परमाणु नहीं है। जी गुरु जी। तो इनकी व्याख्या, जो आधुनिकों की व्याख्या है और जो हमारी व्याख्या है, मतलब दार्शनिक वैदिक दार्शनिक व्याख्या है, हम्म, उसमें काफी अंतर है। इसलिए हम यूं सीधे नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं वैसा ही है। कुछ अंतर भी विशेष है, कहीं वो जी बिल्कुल ही एक समान कर देते हैं सब कुछ, कि भाई जितने तत्व हैं वो अग्नि को तत्व ही नहीं मानते, जी हम गुरु जी। अग्नि का अलग परमाणु मानते हैं, जी भिन्न तत्व मानते हैं। हम्म, ठीक है। जल जी को गुरु। वो जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोजन मात्र कहते हैं। जी गुरु जी, हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन। पर जो है जल का परमाणु ही अलग मानते हैं। जी तो इसमें उनकी व्याख्या के अनुसार भी कार्बन एटम से बने हुई जितनी चीजें हैं वो मान लीजिए पार्थिव हो गई, ऐसा अगर वो लोग भी कहते हैं, मान सकते हैं ऐसा। हम्म, फिर जल के लिए उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लिया मान लीजिए, तो फिर हम जलीय परमाणु अलग मान लेंगे, तो उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। तो मतलब ये व्याख्या करके समझने योग्य है। सीधा सीधा यूं नहीं ठीक ठीक कहा जा सकता कि वो इसको ऐसा ही मानते हैं। कहीं पर वो जाके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबको मतलब एक ही मान लेंगे, वो सब टूटने के बाद में वो सब को एनर्जी मान लेंगे, सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मान के, और फिर उसमें से उसको भी तोड़ के जो है वो कुछ और मान लेंगे, ऐसे ऐसे है ना कि ये चल रहा है। जी गुरु जी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे पार्थिव परमाणु माना, तो पार्थिव परमाणु बना हुआ है वो है उसके लिए, अगर हम वैशेषिक दर्शन से और सूक्ष्मता में जाते हैं तो सांख्य दर्शन देखना पड़ेगा। तो फिर वो वहां पर हमें वो तन्मात्रा मिलती है, जी गुरु जी। गंध तन्मात्रा, है ना, गंध तन्मात्रा जी मुख्य है उसमें। जी गुरु अन्य जी। तन्मात्राएं भी वहां सहयोगी हैं, है ना, लेकिन जी मुख्य गंध तन्मात्रा है पार्थिव हम्म, परमाणु में। जी गुरु जी। तो अन्यों का सहयोग है। वो परमाणु जब निर्माण होता है तो वहां पर पार्थिव परमाणु के निर्माण में जल का भी सहयोग है, अग्नि का भी सहयोग है, और वायु का भी सहयोग है। तो पार्थिव परमाणु में जो रस है वो जल के सहयोग से आया हुआ है। 6 रस है ना पार्थिव में। जी फिर जो पार्थिव में रूप आया हुआ है वो अग्नि के संयोग से आया हुआ है। ऐसे जी ही गुरु। पार्थिव में जो स्पर्श आया हुआ है वो वायु। वायु के संयोग से आया हुआ है। ठीक है। जी जी गुरु जी। तो ये हमारी दार्शनिक व्याख्या है, जी वैदिक दार्शनिक व्याख्या वेद के अनुसार। जी और ये इन चीजों का पे ध्यान ही नहीं देते। स्पर्श वगैरह की कोई बात ही नहीं है, रूप गंध स्पर्श शब्द, है ना, इन गुणों के पे कोई चर्चा ही नहीं करते। जी जबकि चर्चा करेंगे तो वो सीधे उसको गुण को ही द्रव्य के रूप में बोलना शुरू कर देंगे, जैसे ध्वनि तरंगे। जी जी गुरु जी। ध्वनि तो द्रव्य होता ही नहीं है, हम्म, तो ध्वनि को भी एक द्रव्य के रूप में, तरंग के रूप में व्याख्या करने लग पड़ते हैं, है ना। तो जो दार्शनिक व्याख्या है और जो आधुनिक व्याख्या है उसका कोई हम
तुलना नहीं कर सकते, और उसमें संपूर्णता भी नहीं है आधुनिक में। वो तो जो देखा उसको, उसकी विवेचना करना उन्होंने अपने ढंग से शुरू कर दिया। उससे जो कुछ वो कर सकते हैं, जितना उनको समझ में आता है कि भाई हम इससे ये कर सकते हैं, तो वो कर लेते हैं और उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो वो जितना कुछ संपूर्णता से विज्ञान प्रकट हो सकता है वो प्रकट नहीं हो पाएगा। जी गुरुजी। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी। वो थोड़े सी चीज देखी, उसको उपलब्ध कर लिया और उसकी व्याख्या बना ली, और वो व्याख्या मान लीजिए संपूर्ण विज्ञान जो सूक्ष्मतम है वो उस पर लागू नहीं हो पाएगी। जी। लेकिन दार्शनिक व्याख्या जो लागू होगी वो संपूर्ण विज्ञान पे लागू होगी, पूरा सूक्ष्मतम विज्ञान जितना है उस पे लागू होगी, और उस से कहाँ कहाँ किस किस चीज में क्या क्या विज्ञान प्रकट हो सकता है, कैसे कैसे उसका संबंध हो सकता है, वो सारी व्याख्या यहाँ पर हो सकती है दार्शनिक व्याख्या के साथ में। जी। क्योंकि गुणों को साथ में जोड़कर और तब द्रव्य का साक्षात्कार किया गया है, और गुणों को बिल्कुल अलग अलग विशेषित भी किया गया है। वहां वो गुणों पे कुछ ध्यान विशेष देते ही नहीं है, द्रव्य पे ध्यान देते हैं, द्रव्य से क्या मिलके क्या बन गया जो दिख रहा है, बस उतना ही उनका ज्ञान सीमित है। जी गुरुजी। तो इसलिए बहुत अधिक उन्नति विज्ञान की नहीं है। विज्ञान है, हमको दिख रहा है क्योंकि और बाकी लोग जंगली हैं, तो उनको इतना भी विज्ञान बड़ा आंखें फाड़ देने वाला लगता है। पर वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो ये विज्ञान कुछ भी नहीं है, हजारों साल पीछे है। जितने विज्ञान तक पहले जो इसी सृष्टि में वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं, उसकी दृष्टि में ये विज्ञान पीछे है अनेक दृष्टि से। जी गुरुजी। और उपभोग्य वस्तुओं की दृष्टि से देखा जाए तो मान लीजिए उन्होंने जितने जाना उसी के आधार पर उसके बहुत सारे एप्लीकेशन बना दिए, वो एक अलग विषय होगा। भाई आपने किसी चीज को जाना और उसके जहां जरूरत पड़ी वैसे ही उसने आप उस जितनी विद्या आपको आती है उसका उपयोग आपने कर लिया। तो इस कारण से उसको मान लीजिए बिजली का उपयोग आ गया, बिजली का नियंत्रण करना आ गया, उसका उपयोग आ गया, उससे आपने बहुत सारा बना दिया, ऐश्वर्य सिद्ध कर लिया, तो अच्छी बात है। परंतु उससे जो हानियां सारी की सारी निवृत्त नहीं हो पाई हैं, या उससे और जो सूक्ष्म और अदृश्य हानियां हो रही हैं उनसे वो हानियां जो है वो संसार को अचंभित कर रही हैं। अचंभित अर्थात एकदम से वो टूट पड़ रही हैं, वो मौका नहीं दे रहा वो, जब वो विनाश हो रहा है तो व्यक्ति को संभलने का, समझने का अवसर नहीं दे पाता। तो ऐसी जो स्तर है वो विज्ञान का, वो इसलिए पीछे हम कहेंगे इसको, क्योंकि उसमें जी। संपूर्णता नहीं है, और उनका जो देखने का दृष्टिकोण है वो भी अधूरा है। और ऋषियों का जो दृष्टिकोण है उसमें संपूर्णता है, वो पूरा विवेचन करते हैं एक एक गुण का, द्रव्य का, गुण का, कर्म का, सभी चीजों का। ठीक है जी। जी गुरु जी। जी गुरुजी, स्पष्ट हुई बात गुरुजी। इसको बहुत ही सूक्ष्मता से और भी अधिक समझने और पढ़ने की आवश्यकता है समझने गुरुजी। की आवश्यकता है, और अगर हम तुलना करते हैं तो फिर हमको कहीं जाके देखना पड़ेगा कि ये कहाँ अटक रही है बात, ये जी किस गुरुजी। स्तर पे सोच रहे हैं। इनकी जी। जो सोच है वो कुछ विशेष नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गहरे में चलेंगे, पर बहुत गहरे में है नहीं वास्तव में। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी बहन इंदिरा जी। अच्छा हाँ बहन रिया जी, आपका और कोई भी है कोई इसमें नहीं पूछने गुरुजी, का? स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, बहन इंदिरा जी बोलो। आचार्य जी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, अष्टम अध्याय का द्वितीय अनिक, उसका तीसरा हाँ जी। सूत्र
थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था, कोई थोड़ा एग्जांपल देके उस चीज को क्लैरिटी थोड़ी हुई नहीं, क्लैरिटी जी 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 जी, मैं ऐसा करूँगा क्योंकि अभी तो हो चुका है समय, अधिक ठीक है, ही हो कोई गया, बात नहीं। तो हम अगली कक्षा में तीसरे सूत्र से दोबारा ले लेंगे और फिर उसके हाँ उदाहरण भी ले लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है मैम, हाँ जी ठीक है, तो अभी धन्यवाद। फिर विराम करते हैं, आइए ठीक। मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ